Audible? Good morning, sir. Yes, sir. Okay, no problem. Okay. So today we are going to start the third topic from our syllabus. Last time जो हमने देखा था environment and health वो finish हो गया है. उसमें से एक little bit part that was remain that we call medical entomology. Medical entomology. ठीक है, तो वो बाकी है और वो थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है. तो एज फार एज दी टाइम शेड्यूल इज कंसर्न और आपका जो फर्स्ट सेशनल एग्जामिनेशन है 15 से स्टार्ट होने वाला है. सो वी हैव टू कवर द थर्ड टॉपिक आल्सो. सो वी ट्राई टू कवर दिस वन. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग ये पहले कवर करेंगे. इफ इट गॉट फिनिश्ड अप बिफोर 15 तो उसका एक थोड़ा एक 15-20 मिनट का एक पार्ट बचा है एनवायरमेंट एंड हेल्थ का, तो हम लोग वो भी ले लेंगे इफ यू हैव अ टाइम. समझ में आ रहा है? सो वी आर प्रोसीडिंग फॉर द न्यू टॉपिक, थर्ड टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस दैट वी कॉल फर्स्ट एड. ठीक है, फर्स्ट एड ये क्या होता है? फर्स्ट एड वी हैव टू सी फर्स्ट एड. सो फर्स्ट विल सी द डेफिनेशन फॉर फर्स्ट एड. एक्चुअली ये जो फर्स्ट एड है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट एड बॉक्स, यू माइट हियर द टर्म फर्स्ट एड बॉक्स, एंड द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. तो अभी यहाँ पे हम लोग मेजॉरिटी बात करेंगे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की, जिसके लिए आपको फर्स्ट एड बॉक्स लगेगा, नो प्रॉब्लम. बट एवरीवेयर फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा ये हम लोग बता नहीं सकते. दैट डिपेंड्स ऑन द इमरजेंसी. लेकिन हाउ टू गिव द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन दैट पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशन, सो दैट इज डीलिंग विद दिस टॉपिक दैट वी कॉल फर्स्ट एड. समझ में आ रहा है? फर्स्ट एड हमको देखना है, तो विल सी द डेफिनेशन फॉर फर्स्ट एड. व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट? हम लोग डेफिनेशन किसका देख रहे हैं? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. सो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज एन इमीडिएट, इट इज एन इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन. इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है क्योंकि इमरजेंसी में इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. गिवन टू द एक्सीडेंट विक्टिम. एक्सीडेंट विक्टिम मतलब जिसके साथ हादसा हुआ है उसको हम लोग विक्टिम बोलेंगे. एक्सीडेंट हुआ है या इट में बी एक्सीडेंट विक्टिम, और जिसके साथ हादसा हुआ है जो अफेक्टेड पर्सन है दैट वी कॉल अ विक्टिम. तो एक्सीडेंट विक्टिम को इमीडिएट ट्रीटमेंट देना. और टू सडन इलनेस, अगर कोई अचानक से बीमार हो जाए, सडन इलनेस का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हार्ट अटैक. किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसके केस में हम लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे देंगे? दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सडन इलनेस. क्विकली एंड करेक्टली. क्विकली हमको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है एंड करेक्टली देना है, रॉन्ग वे में नहीं देना है, क्योंकि वो हमारे पास टाइम कम होता है, क्रिटिकल सिचुएशन होती है. जो फर्स्ट एडर है, एक तो रहेगा कॉजलिटी जिसके साथ हादसा हुआ है, और दूसरा रहेगा फर्स्ट एडर जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगा. ठीक है, मतलब मेडिकल हेल्प जो भी है या दैट वी कॉल अ फर्स्ट एड, इमीडिएट ट्रीटमेंट जो भी दिया जाएगा टेम्पररी बेसिस पे, दैट वी कॉल अ फर्स्ट एड. ठीक है, इन द सडन इलनेस और एक्सीडेंट विक्टिम, क्विकली एंड करेक्टली. क्विकली देना है एज वेल एज करेक्ट ट्रीटमेंट. तो करेक्ट ट्रीटमेंट के लिए पता तो होना चाहिए कि करेक्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है इन पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशन. जैसे बर्न के केस में क्या रहेगा, स्नेक बाइट के केस में क्या रहेगा, पॉइजनिंग के केस में क्या रहेगा, चोकिंग अगर हो गया तो क्या रहेगा, ठीक है, हार्ट अटैक अगर आया तो क्या होगा, फ्रैक्चर अगर हो गया तो क्या. ये ऑल दीज आर द इमरजेंसी सिचुएशंस. तो इसमें जो है वो क्विकली एंड करेक्टली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है वो अभी हम लोग यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू एजुकेट फर्स्ट और सेल्फ. बीइंग अ फार्मासिस्ट आपको ये आना चाहिए. बीइंग अ फार्मासिस्ट ही शुड बी अ फर्स्ट एडर. फर्स्ट एडर बनना चाहिए या फर्स्ट एडर हो सकता है, दूसरों को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकता है जब जरूरत है तब. सो दैट वी कॉल अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. It is an immediate treatment given to the accident victim or to sudden illness quickly and correctly. अगर quickly और correctly कब देगा? जब उसको पता रहेगा. करेक्ट वे में, रॉन्ग वे में ट्रीटमेंट दे दिया जो नहीं यूज करना चाहिए, वो ऐसा मेथड यूज कर लिया तो इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट विल गेट डाई. बट द एम ऑफ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज टू प्रिजर्व द लाइफ ऑफ द पेशेंट. प्रिजर्व द लाइफ ऑफ पेशेंट की लाइफ को बचाना है. एंड इट्स अ वेरी लाइक रिस्पेक्टिव थिंग एक्चुअली. ये बहुत ज्यादा मुझे बोलना है कि बहुत ये अच्छी चीज है कि किसी की जिंदगी हम लोग किसी की जान हम लोग बचा सकते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशन. सो इट्स अ पार्ट ऑफ प्राउड एक्चुअली. ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन. और ये जो है हम लोग फर्स्ट एड कब तक प्रोवाइड करेंगे? बिफोर द मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल.
मतलब जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है या पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता है, ताकि दैट पेशेंट गॉट शिफ्टेड इन अ सेफ हैंड इन मेडिकल प्रैक्टिशनर, सेफ हैंड्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, वहां तक का जो प्रोसीजर होता है दैट वी कॉल अ फर्स्ट एड। ठीक है, तो फर्स्ट एडर ने ये टेम्पररी ट्रीटमेंट रहेगा, लेकिन ओवरऑल एम रहेगा कि टू सेव द पेशेंट। चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लेंगे आगे क्या क्या है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के, बट यू शुड नो व्हाट इज दी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ठीक है, क्विकली करेक्टली ये होना चाहिए, क्विक होना चाहिए ट्रीटमेंट, करेक्ट होना चाहिए, एज वेल एज टू द एक्सीडेंटल विक्टिम के लिए सारे इमेजेस यहाँ पे आ गए। दिस इज ऑल अबाउट दी first aid treatment. Now the primary aim of this first aid treatment is, क्या रहेगा first aid treatment का primary aim? To preserve the life of patient or to save the life of causality. जिसके साथ हादसा हुआ है उसके लाइफ को हमको सेव करना है, that is the primary aim of the first aid treatment. Now I'll see what are the objectives of the first aid treatment. किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? To prevent any danger of life, मतलब जान का जो भी खतरा है उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट, टू प्रिजर्व द फर्दर इंजुरी, फर्दर डैमेज, जैसे एक्सीडेंट फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर को हमने प्रॉपर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया तो फर्दर उसको इंजुरी नहीं होगी, फर्दर डैमेज नहीं होगा। या डिटोरिएशन है, जैसे हार्ट अटैक के केस में अगर दे दिया फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ हार्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से दैट इज टू प्रिवेंट द फर्दर इंजुरी और डिटोरिएशन कंडीशन टू द पेशेंट, मतलब कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर गिविंग द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, टू गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, अगर कुछ पेन हो रहा है दैट इज अगेन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि अगर पेन हो रहा है तो उसको कैसे रिलीव किया जाए, दैट विल बी अगेन द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, नाउ टू मेक मेडिकल केयर अवेलेबल एट द अर्लीस्ट, टू मेक मेडिकल केयर अवेलेबल एट द अर्लीस्ट, मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमको पैरेलल ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि हमको पेशेंट को शिफ्ट करना है हॉस्पिटल में, कॉजलिटी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, मेडिकल केयर उसको अवेलेबल होना चाहिए, ये भी पैरेलली हमको ये ध्यान में रखना है, पैरेलली उसके लिए अरेंज करना है, उसके लिए भी अरेंजमेंट करना है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ही देते बैठे, वी आर नॉट डॉक्टर एक्चुअली, वी आर नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्चुअली, तो हम एक ओवरऑल थोड़ा सा हम लोग टेम्पररी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दैट वी कॉल अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, लेकिन फाइनली ये कब तक देना है, जब तक कि उसको मेडिकल में या उसको हॉस्पिटल में हम लोग शिफ्ट नहीं करवा देते, एडमिट नहीं करवा देते, तब तक कि ये हमको थोड़ा सा टेम्पररी अरेंजमेंट करना है, ट्रीटमेंट देना है, ताकि पेशेंट की लाइफ सेव हो, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हो, पेन रिलीफ हो जाए, पेशेंट लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डेंजर या एनी ऑफ कॉम्प्लिकेशन कैन बी प्रिवेंटेड, ये सब ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे दैट इज ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर मतलब कौन? द पर्सन हु प्रोवाइड द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टू द एक्सीडेंटल विक्टिम और टू द कॉजलिटी, उसको बोला जाएगा फर्स्ट एडर। समझ में आ रहा है? मतलब जो पर्सन फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एडर। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एडर? फर्स्ट एडर कैसा होना चाहिए? पहला तो ये होना चाहिए, इट शुड बी रिमेन काम एंड कूल, इट शुड बी रिमेन काम एंड कूल। समझ में आ रहा है? मतलब कि जो भी सिचुएशन के हिसाब से वो खुद नहीं घबराना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पेशेंट को देख के खुद ही घबरा जाएगा फर्स्ट एडर, और खुद अगर घबरा जाए तो प्रॉब्लम होगा कि वो क्या दूसरे की केयर करेगा, क्या दूसरे पेशेंट को वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि इट शुड रिमेन काम एंड कूल। अभी इतना भी काम एंड कूल नहीं होना चाहिए कि भाई अभी पेशेंट तो जा रहा है, इमरजेंसी में तड़प रहा है, ये जो भी हो रहा है उस पेशेंट के साथ, कॉजलिटी के साथ, और ये मस्त काम एंड कूल बस बैठे देख रहा है, काम एंड कूल, कोई टेंशन नहीं है, ये ऐसे भी नहीं होना चाहिए। समझे? काम एंड कूल का मतलब ये है कि खुद घबरा जाना नहीं चाहिए, खुद को मैनेज करना चाहिए ताकि सिचुएशन के हिसाब से वो पेशेंट को संभाल सके। सिंपल, दैट इज मीन बाय ही शुड बी काम एंड कूल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग हम लोग किसका प्रॉपर्टी देख रहे हैं? फर्स्ट एडर का। फर्स्ट एडर जो भी फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगा वो क्विक डिसीजन मेकिंग उसमें होना चाहिए, कौन से सिचुएशन में क्या लिया जाए, करेक्ट डिसीजन मेकिंग एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, ताकि पेशेंट की लाइफ को हम लोग सेव कर सके। नहीं तो सोचते बैठेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो दैट विल बी द उसको हम लोग मेंटली रिटार्ड में हम लोग लेते हैं एक्चुअली, मेंटल रिटार्ड नहीं, मेंटली अनहेल्दी पर्सन। समझ आया? हमने देखा था मेंटल हेल्थ, क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, करेक्ट डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट एडर में भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट एडर का, दैट टैक्टफुल एंड पोलाइट टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट। मतलब जो पेशेंट है उसका जो है कॉन्फिडेंस गेन करते आना चाहिए इसको, फर्स्ट एडर को, और या पेशेंट जो कॉजलिटी है वो इसको देख के
ऐसा समझे कि चलो कोई तो है हमारे पास, ये चलो कुछ तो हमारी हेल्प कर सकता है, या मेरी हेल्प करेगा, मेरी जान बचाएगा, ऐसा उसको कॉन्फिडेंस किसको आना चाहिए, पेशेंट को या कॉजलिटी को तो लगना चाहिए, इस हिसाब से बिहेव करना है, टैक्टफुल रहना है। जो भी है फर्स्ट एडर टैक्टफुल रहेगा, पोलाइट रहेगा, टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए पेशेंट को फर्स्ट एडर को देख के कि अरे ये तो अभी तो मार ही देगा मुझे, या अभी ये तो खुद ही घबरा गया है, तो ये मुझे क्या हेल्प करेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट एडर शुड बी टैक्टफुल एंड पोलाइट टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट, दैट शुड बी डन। ये भी एक फर्स्ट एडर का प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। वी आर कॉलिंग आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फर्स्ट एडर। नेक्स्ट, नियर बाय स्टैंडिंग पर्सन शुड अरेंज द एम्बुलेंस। अभी फर्स्ट एड तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक पैरेलली ये भी है कि एम्बुलेंस कॉल करके बुला लेना चाहिए एम्बुलेंस, सो दैट द पेशेंट कैन बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल। जैसे मैंने बोला कि मेडिकल हेल्प मिलने तक जो भी उसको जो भी हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट दी जाएगा, दैट वी कॉल अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। तो ये भी एक प्राइमरी या एक ऑब्जेक्टिव या एक काम रहेगा फर्स्ट एडर का कि एम्बुलेंस कॉल कर ली जाए। तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर होता है 102। इन इंडिया एक्चुअली 102 इज द टोल फ्री नंबर टू कॉल द एम्बुलेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन। समझ आए? 100 अगर डायल करो 100 तो इट विल बी कॉलिंग अ पुलिस। नेक्स्ट 101 फायर, 102 एम्बुलेंस। तो ये इमरजेंसी थोड़ा होते हैं नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स, तो हम लोग ये डायल करके या फर्स्ट एडर जो भी है वो डायल करके एम्बुलेंस को कॉल कर सकता है। समझ में आ रहा है? ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट, इफ नीड अराइजेस इंफॉर्मेशन गिवन टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन। अगर सपोज एक्सीडेंट का केस है या लाइक क्रिटिकल केस है, तो इन दैट केस नियर बाय पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अभी तो ये थोड़ा सा लॉ में चेंज भी हुआ है, अमेंडमेंट ये हुआ है कि पहले तो ऐसा होता था कि स्ट्रिक्टली पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होता था, और पुलिस जो है वो जिसने फर्स्ट एड प्रोवाइड किया है, जिसने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है, उसका इंक्वायरी करता था, ये सब चीजें पहले था। लेकिन अभी नहीं है, अभी ये इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा जो इंक्वायरी भी नहीं की जाती है, किसकी, फर्स्ट एडर की, या जो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहा है कॉजलिटी को, उससे ज्यादा इंक्वायरी नहीं ली जाती है एक्चुअली। मतलब ऐसा पहले लोग डरते थे, घबराते थे कि भैया अरे चलो यार ये तो चलो इसको पेशेंट को तो हम लोग शिफ्ट कर देंगे हॉस्पिटल में, कॉजलिटी को जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फिर पुलिस स्टेशन के हमको चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये चेंज हो चुका है, ये सिचुएशन अभी सिनेरियो चेंज हो गया है। पुलिस आर बीइंग कोऑपरेटिंग इन दिस कंसर्न। उन्होंने मतलब वो एक आया है, उसका एक क्लॉज भी आया है कि आप लोग पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ऐसा कुछ या इंक्वायरी के लिए ज्यादा आपको परेशान नहीं किया जाएगा, दैट आई मीन टू से। ठीक है, ये भी जरूरत अगर है तो, माइनर एक्सीडेंट वगैरह है तो कुछ हम लोग नहीं भी किए तो चलेगा, लेकिन जरूरी है कब, क्रिटिकल केसेस में जरूरी होता है पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना, इफ यू आर शिफ्टिंग टू द पेशेंट टू द हॉस्पिटल और इफ यू आर फर्स्ट एडर। नेक्स्ट, अभी हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट, हमने देखा फर्स्ट एड क्या होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों हम लोग फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट एडर है वो कैसा होना चाहिए, उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगे, वो भी हमने देखा। नाउ अभी फर्स्ट एडर का हम लोग अभी वी आर गोइंग टू एजुकेट आवरसेल्फ कि अगर हम लोग फर्स्ट एडर काम कर रहे हैं, या बीइंग अ फार्मासिस्ट इफ यू आर एक्टिंग एज अ फर्स्ट एडर, तो इमरजेंसी सिचुएशन जो भी है उसके हिसाब से क्या क्या चीजें देखी जाएगी, क्या क्या चीजें देखी जाएगी। द फर्स्ट एडर ऑन रीचिंग एट द साइट should examine the following emergency priority on priority basis। इमरजेंसी सिचुएशन जो भी हो, ठीक है, कॉजलिटी अगर हुआ है या जिसके साथ कुछ हादसा हुआ है, तो इन दैट केस फर्स्ट एडर ने प्रायोरिटी पे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। इसमें फर्स्ट है जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, क्या क्या देखना है फर्स्ट एडर ने, वो फार्मासिस्ट हो या कोई भी फर्स्ट एड जो प्रोवाइड कर रहा है, उसने क्या क्या चीजें देखना है, जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट टू बी ऑब्जर्व बाय द फर्स्ट एडर। क्या क्या रहेगा इसमें देखना है कि सीरियस इंजरी हुई या नहीं हुई है, ठीक है, या मेजर या माइनर इंजरी हुई तो कौन सी इंजरी हुई, कैसी इंजरी हुई, सीरियस है या माइनर है, ठीक है, वो देखना चाहिए। जो कॉजलिटी है वो चिल्ड्रन है, एल्डरली पर्सन है, डिसेबल पर्सन है या वुमन है, उसके हिसाब से जो है आगे का उसको हैंडलिंग किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट देखी जाएगी कि वो जो कॉजलिटी है वो उसको सीरियस इंजरी हुई या माइनर इंजरी हुई है, वो चिल्ड्रन है, वो एल्डरली मतलब जेरियाट्रिक है, या डिसेबल हैंडीकैप पर्सन है या वुमन है, उसके हिसाब से हम लोग जो है वो उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एडर जो है उसको हैंडल करेगा उस हिसाब से बाय सीइंग द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट, पल्स। नेक्स्ट क्या चीज देखना है, पल्स। पल्स से हमको क्या पता चलेगा कि अगर सपोज पल्स
हमको थोड़ा जो फर्स्ट एड है उसको पल्स थोड़ा सा फील हो रहे हैं, इसका मतलब कि पर्सन अलाइव है, अलाइव है, ये तो कॉमन है। और उसके बाद में ये तो कॉमन चीज है कि पल्स अगर मिल रहे हैं तो वो लाइव रहेगा, पेशेंट इज अलाइव, जिंदा है। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी वो हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स, इफ द पल्स आर वीक एंड रैपिड इंडिकेट देयर इज अ ब्लीडिंग, मतलब पल्स तो दिख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा बहुत धीमे धीमे है, और धीमे मतलब प्रोमिनेंट नहीं है, क्लियरली फाइंड आउट नहीं हो रहे कि ये है ना, समझ में आ रहा है क्या? रैपिड मतलब रेट तो ज्यादा है लेकिन वो उसका जो इंटेंसिटी है या ये क्या बोला जाएगा, उसका जो लेंथ है वो कम है, दैट वी कॉल अ वीक पल्स, but rapid indicate there is a bleeding, and if the pulse are not felt indicate there is a cardiac arrest। ठीक है, बाकी पेशेंट तो आपको दिख रहे हैं तड़पता हुआ या जो भी उसके एक्टिविटीज तो दिख रही है, थोड़ी बहुत मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन पल्स नहीं दिख रही, इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट हुआ है, बिकॉज जो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट अटैक उसको हुआ है, ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब ये पल्स के बेसिस पे हम लोग दो चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सॉरी तीन चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक तो पल्स मिल रहे हैं तो रहेगा कि पेशेंट जिंदा है, दूसरा वीक पल्स और रैपिड पल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं तो ब्लीडिंग हो गया है, तो हम लोग ब्लीडिंग का साइड चेक करेंगे कहीं ब्लीडिंग हुआ है क्या। और अगर पल्स नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब, और पेशेंट मूवमेंट है पेशेंट में, तो इसका मतलब ये रहेगा कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है या हार्ट अटैक आया है जिसकी वजह से हार्ट काम करना बंद हो गया है, और जो है ब्लीडिंग नहीं, ब्लड फ्लो कम हो गया है या रुक गया है जिसकी वजह से पल्स हमको नहीं मिल रहे। ठीक है, दैट इज द वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट द पल्स। उसके बाद में नेक्स्ट रेस्पिरेशन ब्रीदिंग हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक कर रहे हैं ऑन एन प्रायोरिटी बेसिस। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है ब्रीदिंग देखा जा सकता है, रेस्पिरेशन रेट एब्सेंट है, नॉर्मल है, स्लो है, फास्ट है, तो उसके हिसाब से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? रेस्पिरेशन है या नहीं है, सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, या उसको कुछ दिक्कत है, उसके हिसाब से अगर चोकिंग भी हो सकता है, अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो चोकिंग हो गया होगा एयरवे पाथवे में, ये भी हो सकता है। अगर चोकिंग हुआ यानी इन केस ऑफ हार्ट अटैक भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जा सकता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मतलब कि एयर ब्लो की जा सकती है इनटू द लंग्स अगर जरूरत है तो। अगर रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल है तो कोई इश्यू नहीं है, हमको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्लो या फास्ट है या एब्सेंट है तो इन दैट केस वी हैव टू टेक अकॉर्डिंगली द मेजर, उसके हिसाब से हमको उसके ऊपर एक्शन लेनी होगी। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट एडर का काम रहेगा, ये सारी चीजें प्रायोरिटी में देखना है। नेक्स्ट कलर ऑफ द टंग, कलर ऑफ द टंग अगर ब्लूइश हुई वो भी चेक कर रहा है। कॉजलिटी का अगर सपोज इफ एबल टू इफ द फर्स्ट एडर कैन एबल टू सी द कलर ऑफ द टंग तो वो देख सकता है, लेकिन कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे कि फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर पर्टिकुलरली जॉज का, जॉ मतलब लोअर जॉ का अगर फ्रैक्चर है तो उसको हम लोग टंग नहीं देख सकते। अगर टंग देखने के लिए मुंह खोला तो क्या होगा, पेशेंट का अगर सपोज गोइंग टू ओपन अ माउथ तो इन दैट केस क्या होगा, वो जो लोअर जॉ फ्रैक्चर हो गया है वो पूरा डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। अगर लोअर जॉ फ्रैक्चर है ये क्लियर इंडिकेट हो रहा है तब हम लोग कलर ऑफ द टंग नहीं देख सकते, एल्स वी कैन सी द कलर ऑफ द टंग, और वो इंडिकेट क्या करेगा वो भी हम लोग देखेंगे। इफ द कलर ऑफ द टंग इज ब्लूइश और कंजक्टिवा मतलब के आई बॉल या नेल्स, इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपको कलर ब्लू दिख रहा है तो इसका मतलब देयर इज अ पॉइजनिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, पॉइजनिंग, कुछ एक तो पॉइजन कंज्यूम करने की वजह से पॉइजनिंग होगा या कुछ स्नेक बाइट की वजह से पॉइजनिंग हो सकता है, बट इट इंडिकेट देयर इज अ पॉइजनिंग। देन इफ देयर इज अ कलर ऑफ द टंग इज मच ऑफ व्हाइट, जो नॉर्मल कलर होता है पिंकिश लाइक, तो वो कलर नहीं है, बहुत ज्यादा व्हाइटिश कलर उसका दिख रहा है टंग का, इसका मतलब इंडिकेट करेगा, या आईज का या नेल्स का बहुत ज्यादा व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, प्रेस करने के बाद में भी नेल्स में भी हम लोग थोड़ा प्रेस करके देखें तो रेडिश या पिंक कलर आता है, वो अगर नहीं है व्हाइट कलर है पूरा तो इसका मतलब देयर इज अ से ब्लीडिंग हुआ है, जो नॉर्मल ब्लड है वो कहीं से तो लीक हो रहा है या ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है, इट इंडिकेट दैट वन। मतलब ये भी चीज हमको पता चल सकती है ऑन एन प्रायोरिटी बेसिस डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ टंग, ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट ब्लीडिंग, ये भी चेक कर सकते हैं अगर कुछ हमको प्रायोरिटी सिम्टम जो मिले हैं जिससे हमको ऐसा लग रहा है कि ब्लीडिंग हो सकता है, तो वी हैव टू चेक द ब्लीडिंग इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, या जैसे फॉर एग्जांपल ईयर में ब्लीडिंग हुआ है कि ये हमको देखना है। जैसे अगर हेड इंजरी हुई है, हेड इंजरी अगर हो गई है तो इन दैट केस देयर मे बी चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इन द ईयर और मे बी इन द माउथ, मे बी इन द नोज। समझ आ रहा है? तो इससे हमको पता चलेगा, ब्लीडिंग का साइड चेक करना है कि कहां पर ब्लीडिंग हुई है, उसके हिसाब से हमको उसका जो भी है कॉम्प्लिकेशन या सीरियसनेस पता चलेगा, तो वो हिसाब से हम लोग उसको शिफ्ट कर सकते हैं पेशेंट को। दैट दिस इज अगेन द वन ऑफ द थिंग व्हिच वी हैव टू डू ऑन प्रायोरिटी बेसिस, व्हिच वी हैव टू चेक ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ब्लीडिंग, साइट ऑफ ब्लीडिंग, कहां पे ब्लीडिंग हुआ है, ऐसा लग रहा है प्रायोरिटी सिम्टम्स से
या प्राइमरी सिम्टम्स ऐसा लग रहा है कि ब्लीडिंग हुआ है, तो हमको चेक करना कि ब्लीडिंग कहाँ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, बर्न्स, अगर बर्न हुआ है, बर्न का केस है पेशेंट का, तो कॉज क्या है बर्न का, उसके बाद में डिग्री ऑफ बर्न, कितना डिग्री, 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1st डिग्री बर्न हुआ है, ठीक है, वो चेक करना है। साइट ऑफ बर्न, कहां पे एग्जैक्टली बर्निंग हुआ है, बर्निंग साइट कौन सा है, उसके हिसाब से, क्योंकि बर्न साइट जहां पे उसको हम लोग को टच नहीं करना है, ये हम लोग देखेंगे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में, बर्न के जहां पे बर्न हुआ है, जो पार्ट बर्न हुआ है उसको टच नहीं करना होता है। अगर हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करने जा रहे हैं हॉस्पिटल में और जो पार्ट बर्न है हमको पता ही नहीं, वहां पे अगर हमने टच किया तो उसको बहुत ज्यादा पेन होगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दैट वे वी हैव टू सी द कॉजेस ऑफ बर्न, किसकी वजह से बर्न हुआ है, डिग्री ऑफ बर्न, 3rd डिग्री बर्न, वो चेक करना है। साइट ऑफ बर्न क्या हो, कहां पे हुआ है एग्जैक्टली बर्निंग, वो भी हमको देखना है। नेक्स्ट, पॉइजनिंग, अगर पॉइजनिंग हुआ है या पॉइजनिंग हुआ या नहीं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। इफ देयर इज अ साइन एंड सिम्टम शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली, जो भी ये सिम्टम्स उसके देखना है पेशेंट के। एंड वोमिटस, अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है इन केस, तो वोमिटस में भी देख सकते हैं हम लोग, या थोड़ा हम एक वेरीफाई कर सकते हैं कि उसमें कहीं पॉइजन का कुछ कंटेंट तो नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, जैसे कुछ खा लिया गया है या कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग आ रहा है वोमिटिंग के अंदर, या देर में भी ऐसे ब्लूइश कलर या कुछ ब्लैक कलर, ऐसा कुछ वोमिटिंग में दिख रहा है, इसका मतलब देयर में बी अ पॉइजनिंग, कुछ तो भी पॉइजन कंज्यूम कर लिया गया है एक्सीडेंटल बेसिस या गलती से, समझ आ रहा है। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कि पॉइजनिंग हुआ है तो फिर वो कौन से टाइप का पॉइजन है, उसके हिसाब से हम लोग एंटीडोट्स दे सकते हैं, समझ में, एंटीडोट्स, ये फिर उसका काम रहेगा। बर्न हुआ है तो उसके हिसाब से हैंडलिंग करना है, ब्लीडिंग हुआ है तो उसके हिसाब से हैंडलिंग, ब्लीडिंग हुआ है तो एट द साइड ऑफ ब्लीडिंग हम लोग उसको प्रेशर अप्लाई करके ब्लीडिंग बंद कर सकते हैं, ताकि ब्लड लॉस प्रिवेंट हम लोग करें। ये चीजें क्यों देख रहे हैं हम लोग, प्रायोरिटी बेसिस पे फर्स्ट एडर क्यों देख रहा है, क्योंकि फर्स्ट एड अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए। पॉइजनिंग हुआ है तो कौन सी तरह का पॉइजन है उसके हिसाब से हम लोग उसको एंटीडोट्स दे सकते हैं, समझ आ रहा है। ये हमको पता चल गया कि इस वजह से पॉइजनिंग हुआ है, अकॉर्डिंगली एंटीडोट्स कैन बी गिवन, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। उसके लिए देख रहे हैं ना कि खाली भी ऐसे कुछ टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। देयर इज ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, फर्स्ट एड जब जरूरत पड़ती है दैट इज इन केस ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है और टाइम बहुत कम होता है। इसके लिए हमको ये सारी चीजें प्रायोरिटी बेसिस पे देख के अकॉर्डिंगली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, समझ में आ रहा है। सो ऑल दीज आर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का ये इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग देख रहे हैं एक एक इमरजेंसी सिचुएशन हम लोग देखेंगे कि कौन से इमरजेंसी सिचुएशन में क्या पर्टिकुलर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, समझ में आ रहा है। What I mean to say, we are going to deal with the each and every, या कुछ पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशंस हैं वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशन में फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड किया जाता है, समझ में आ रहा है। मतलब दीज आर द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन केस ऑफ पर्टिकुलर इमरजेंसी। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं चोकिंग, फर्स्ट जो इमरजेंसी सिचुएशन हम लोग देखने जा रहे हैं चोकिंग। चोकिंग हुआ तो क्या करना है एग्जैक्टली, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे देना है, वो अभी हम लोग यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो उसके हिसाब से हमको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है इफ देयर इज अ चोकिंग। चोकिंग क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसको रिलीव कैसे करना है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। और उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे देना है ये भी हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। लेकिन इसके पहले जो अभी तक जो हमने देखा, दिस इज इन जनरल, दिस वाज इन जनरल, वो जनरल था, सारी चीजें जनरल थी कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फर्स्ट एडर कैसे होना चाहिए, उसके बाद में फर्स्ट एडर जो भी रहेगा उसने प्रायोरिटी बेसिस पे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन में प्रायोरिटी बेसिस पे क्या क्या चीजें देखे, क्या पैरामीटर्स देखे जाएंगे, वेरीफाई किए जाएगा ताकि वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करेक्ट दे सके, क्विक एंड करेक्ट ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया, प्लीज एनीवन रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. दैट वाज इन जनरल, अभी तक के जो था वो जनरल था कि फर्स्ट एड डेफिनेशन हमने देखा, वो सारी चीजें मैं अभी जस्ट रिवाइज कर चुका हूं। अभी हम लोग एक एक इमरजेंसी सिचुएशन देखने जा रहे हैं जहां पे एग्जैक्टली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशन कैसे दिया जा सकता है। तो उसमें फर्स्ट हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन देख रहे हैं दैट वी कॉल अ चोकिंग, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय चोकिंग, चोकिंग क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ एयरवे पाथवे, ब्लॉकेज ऑफ एयरवे पाथवे, एयरवे मतलब जो सांस ले रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो एयरवे पाथवे, विंड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रॉकिया इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस, या जो भी है जहां से मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम नोज, नोज में अगर ब्लॉकेज हुआ तो वी कैन टेक अ इनहेलेशन और वी कैन टेक रेस्पिरेशन बाय माउथ, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके आगे जो कॉमन पाथवे होता है, ये ट्रॉकिया से हम लोग बात करें, विंड पाइप एंड ऑल, तो वहां पे अगर कुछ ऑब्जेक्ट जाके ब्लॉक कर दे एयरवे पाथवे को सो दैट द पर्सन
may or may not able to take the respiration, may or may not be able to take the breathing, so that we call a choking. उसको क्या बोला जाता है? choking. अगर उसको define करें तो blockage of airway passage is called as choking. Next, when an object is aspirated into the pharynx, अगर ये all these are the part of respiratory tract. Pharynx, foreign body या ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फॉरेन बॉडी हो या कोई एक छोटी सी चीज हो जिससे जो जाकर के फेरिंग्स, लैरिंग्स या ट्रकिया इसमें जाकर के फंस जाए, सिंपल, विल गेट ब्लॉक, विल गेट एबल टू ब्लॉक, विल गेट एंटर इनटू दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट and will able to cause the blockage of the airway pathway, that we call a choking. उसको हम लोग बोलते हैं choking, and that object must be removed to allow the oxygen to reach to the lungs. ठीक है, अगर सांस नहीं ले पाए, ब्लॉकेज हो जाए, चोकिंग हो जाए, तो इन दैट केस क्या होगा? द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ और ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा. ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली इट मे लीड टू अ डेथ. क्योंकि अगर हम लोग बोले कि विदाउट फूड वी कैन सर्वाइव फॉर 70 days, ये एक स्लोगन है. देखो मैं आपको बता रहा हूं, विदाउट अ फूड पर्सन कैन एबल टू सर्वाइव, मतलब सिर्फ फूड नहीं ले रहा है, वाटर वो सारी चीजें ले रहा है, नो प्रॉब्लम. विदाउट अ फूड अ पर्सन कैन एबल टू लिव और सर्वाइव फॉर 70 days. विदाउट अ वाटर अ पर्सन इज एबल टू सर्वाइव फॉर मे बी 3 days, 3 days तक. Without a air or without a oxygen, person cannot be able to live more than 3 minutes. Yeah, without air, person is live maximum for 3 minutes. मतलब अगर 3 मिनट तक उसको ऑक्सीजन ना मिले, एयर ना मिले और ब्रीदिंग ना कर पाए तो विल गेट डाई. समझ में आ रहा है? मतलब ये जो सिचुएशन है ये कितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आपको सीरियसनेस समझ में आ गया. हाउ मच टाइम वी हैव, हाउ मच टाइम वी हैव, कि हमारे पास कितना टाइम है टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट, के पेशेंट की लाइफ को सेव करें. मतलब यहाँ पे अगर चोकिंग हो गया और कंप्लीट चोकिंग अगर हो गया, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे पाथवे सो दैट द नॉट अ सिंगल % ऑफ द ऑक्सीजन विल रीचेस टू द लंग्स, तो इन दैट केस क्या होगा? पर्सन विल गेट डाई विद इन 3 minutes, मैक्सिमम बोल रहा हूं 3 minutes, उससे कम में भी जा सकता है. समझ आ रहा है? तो वी हैव अ वेरी क्रिटिकल, ये होता है क्रिटिकल सिचुएशन. और इस सिचुएशन में फर्स्ट एडर ने फर्स्ट एड प्रोवाइड करके पेशेंट की लाइफ को सेव करना, ये कितना भले का काम है, कितना अच्छाई का काम है. एंड इट्स हाउ इट इज अ प्राउड टू फील टू सेव द लाइफ ऑफ एनी ऑफ अ पर्सन. समझ में आ रहा है? अगर ऊपर वाला हमको ये जरिया बनाए, इसका जरिया बनाए ताकि हम किसी की जिंदगी या हम किसी को बचा सकते हैं, तो ये कितनी प्राउड की बात है. तो बी अ प्राउड, बी अ फार्मासिस्ट, बी अ प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट, बी अ प्राउड टू बी फर्स्ट एडर. ठीक है, चलो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट्स के बारे में. नेक्स्ट, inadequate oxygen leads to a extensive fatal brain damage. अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाए तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, मे बी इन अ फ्यू मिनट्स, जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम 3 minutes के अंदर जो है पर्सन डाई हो जाएगा. नेक्स्ट, डेथ कैन ऑकर ड्यू टू द कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे पाथवे. ये कंप्लीट, अभी ये मैं जो बोल रहा हूं आपको, ये कंप्लीट ब्लॉकेज की बात कर रहा हूं. दैट डिपेंड्स कि जो ऑब्जेक्ट कैसा जाके एयरवे पाथवे में जाकर के फंस गया है. हो सकता है देयर मे बी अ पार्शियल ब्लॉकेज, देयर मे बी अ पार्शियल ब्लॉकेज, मतलब ब्लॉकेज तो है लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि जिसने थोड़ा बहुत स्पेस रखा है ताकि उसमें से थोड़ा ऑक्सीजन जाए या एयर जाए, लेकिन ब्लॉक तो हो गया, दैट वी कॉल पार्शियल ब्लॉकेज. तो कंप्लीट ब्लॉकेज है तो वी हैव अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन अगर सपोज पार्शियल ब्लॉकेज है ताकि पेशेंट सांस तो ले पा रहा है लेकिन ब्लॉकेज तो है, कुछ तो फंस गया है जिसकी वजह से थोड़ी सांस जा रही है, थोड़ी नहीं जा रही, तो वी हैव अ लिटिल बिट टाइम विद अस. लेकिन उसमें भी बता नहीं सकते, पार्शियल का कंप्लीट में कन्वर्जन अगर हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं. समझ में आ रहा है? सो दैट इन केस ऑफ कंप्लीट ब्लॉकेज, कंप्लीट चोकिंग एंड पार्शियल चोकिंग. तो ऑब्जेक्ट व्हिच कैन एबल टू चोक मे बी, अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चीजों से चोकिंग हो सकता है. तो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी वजह से चोकिंग होगा? दैट मे बी द लार्ज सॉलिड फूड. ठीक है, सॉलिड फूड का एक लार्ज पीस अगर है तो वो जाके फंस सकता है जाकर के एयरवे पाथवे में. It may be a meat or fish bone. नॉर्मली ये होता है मीट और फिश बोन. नॉन वेजिटेरियन पर्सन जो है कभी कभी ऐसा होता है कि फिश बोन जाकर के फंस जाता है, चोकिंग कर देता है, बट दैट विल कॉज द पार्शियल चोकिंग.
फिश बोन विल कॉज अ पार्शियल चोकिंग, बट इट इज क्रिएट अ मच ऑफ अनकंफर्टेबल ब्लीडिंग, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होकर आगे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, कंप्लीट ब्लॉकेज तो नहीं होगा, लेकिन इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ चोकिंग। आर्टिफिशियल टूथ, आर्टिफिशियल टीथ जो होते हैं, ठीक है, जो पर्सन्स पर्टिकुलरली जेरेट्रिक्स पर्सन्स वगैरह होते हैं, दे हैविंग आर्टिफिशियल टूथ, अगर सपोज वो टूथ निकल के या टीथ निकल करके, जैसे कोई ठहाके मार के हंस रहा है और उसके आर्टिफिशियल टीथ लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि एक हाथ दो निकल करके जाके डायरेक्ट गले में जाके अटक जाए, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए जो भी ठहाके लगा के हंसते हैं, पर्टिकुलरली दोज हैविंग दिस आर्टिफिशियल टूथ, मे बी कॉशियस, दे हैव टू बी अलर्ट। समझ में आ रहा है? हंसो, हंसने के लिए मनाही नहीं है, लाफिंग इज से इट्स अ टॉनिक फॉर हेल्थ, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह से कि ये पर्सन को रिस्क हो सकता है, मे बी कॉशियस, शुड बी कॉशियस। नेक्स्ट, कॉइन, छोटे बच्चे नॉर्मली ये कॉइन्स का चॉकिंग होता है उनको। हार्ड कैंडी, दिस अगेन, हार्ड कैंडी जो होती है चॉकलेट्स, वो भी कभी कभी जाकर के डायरेक्टली अगर सॉलो कर लिया गया तो जाकर के फंस जाती है, मे बी इन एयरवे पाथवे, द चोकिंग शुड बी इन एयरवे पाथवे, शुड भी मतलब होना चाहिए ऐसे नहीं बोल रहा हूं, चोकिंग अगर होगा तो एयरवे पाथवे में, चोकिंग अगर होता है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली विच में एबल टू कॉज दी चोकिंग, ठीक है, ये कॉमन ऑब्जेक्ट्स है जो चोकिंग नॉर्मली कॉज करते हैं। सॉलिड फूड का मतलब जैसे कि घाई घाई में अगर खाना खा रहे, समझ आए, खाना खा रहे लेकिन इत्मीनान से नहीं खा रहे, अभी मिल गया है तो चलो अभी टूट पड़ो, तो ऐसा अगर कर रहे हैं इनकेस घाई घाई में, तो हो सकता है कि देयर मे बी चांसेस ऑफ गेटिंग फूड एंटर इनटू द, इंस्टेड ऑफ इजोफेगस, फूड पाइप में जाने के बजाय वो विंड पाइप में चला जाएगा, एंड देयर मे बी चांसेस ऑफ चोकिंग, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच मे एबल टू कॉज द चोकिंग। अभी हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, चोकिंग का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। तो फर्स्ट ये है कि अश्योर द पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट एडर जो है टैक्टफुल होना चाहिए टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट, तो ये कॉन्फिडेंस गेन करने का एक पार्ट है। अश्योर द पेशेंट, पेशेंट को अश्योर करो कि भाई तुझे कुछ नहीं होगा, यू डोंट वरी, फिक्र मत करो, हम तुझे बचा लेंगे, या हम लोग तुझे अच्छे से ट्रीट कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, कुछ मत मतलब घबराने की कोई बात नहीं है, वी विल कंट्रोल ऑल दिस सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड एज अश्योरेंस टू द पेशेंट। ऐसा भी अगर बोला तो वो पेशेंट थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा, एल्स वो खुद घबरा जाएगा। पेशेंट घबरा गया तो उसको फिर और संभालना मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द फर्स्ट एंड मेजर पॉइंट इन मोस्ट ऑफ ऑल केसेस ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में ये फर्स्ट पॉइंट तो सभी इसमें आना ही चाहिए, दिस इज अ वेरी कॉमन पॉइंट टू अश्योर द पेशेंट। समझ में आ रहा है? जो भी फर्स्ट एडर है, पेशेंट को या कॉजलिटी को उसने उसका कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए और उसको अश्योर करना चाहिए कि भाई तुझे कुछ नहीं होगा, विल सेव यू, नो प्रॉब्लम, तुझे हम लोग बचा लेंगे, तुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, अश्योर द पेशेंट। नेक्स्ट, रिमूव द फॉरेन पार्टिकल्स बाय बेंडिंग द एडल्ट ओवर द नीज एंड गिव द नंबर ऑफ ब्लोज ऑन हिज शोल्डर। ऐसे कर सकते हैं, ये एक तरीका है कि अगर सपोज एयरवे पाथवे में, फॉर एग्जाम्पल इफ द एयरवे पाथवे विल गेट ब्लॉक, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि उसके जो एब्डोमेन रीजन है उस पे एक हम लोग थोड़ा सा ब्लो कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई द प्रेशर लाइक दिस, एज यू कैन सी, उसको बैक साइड से होल्ड करके, समझ में आ रहा है क्या? वी कैन अप्लाई वन ऑफ द प्रेशर, लाइक कैन से नंबर ऑफ टाइम इट विल बी अप्लाइड, सो दैट जो भी ऑब्जेक्ट, whatever the object will get aspirated into the airway pathway will get suddenly thrown out। समझ में आया? मतलब एब्डोमिनल रीजन पे अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली व्हाट आर द, क्योंकि अगर एयरवे पाथवे ब्लॉक हो गया है एंड देयर इज अ सेपरेटिंग सेप्टम वी कॉल अ डायाफ्राम बिटवीन दी रेस्पिरेटरी कैविटी, या वी कॉल अ थोरेसिक केज एंड एब्डोमेन, इसके बीच में जो एक डायाफ्राम, एक लेयर होता है, वी कॉल एक लेयर होता है दैट वी कॉल डायाफ्राम। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल रीजन पे ब्लो या प्रेशर वहां पे अप्लाई किया, तो हो सकता है कि प्रेशर विल गोइंग टू बी एंटर इनटू द थोरेसिक केज एंड जो भी ऑब्जेक्ट एयरवे पाथवे में फंस गया है वो जाकर के निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट इज द मेथड वी कॉल blowing, yeah, we are calling applying the number of blows on his shoulder or in abdomen, that depends। अगर यही suppose for example in case of children हुआ है या infant हुआ है, तो in that case we can hold it upside down, इस तरह से उसको hold कर सकते हैं हम लोग। we can apply a pressure, we can give the number of blows on his shoulder। समझ में आ रहा है? उसको upside down इस तरह से hold करना है। अगर suppose वो children है
या इफ इट इज इन्फेंट, इन दैट केस अगर चोकिंग हुआ है, सो इन दैट वे द पर्सन और द चिल्ड्रन टू बी हैंडल्ड इन दिस वे, मिडिल में जो आपको इमेज दिख रहा है, और नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो उसके शोल्डर पे अप्लाई करना चाहिए, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट फंस गया है इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विल गेट कम आउट, विल गेट थ्रोन आउट एंड द चोकिंग विल गेट क्लियर। ठीक है, मतलब जो एडल्ट है उसके लिए अलग मेथड है, चिल्ड्रन है उसके लिए अलग मेथड है, या वी आर कॉलिंग इन्फेंट अगर है तो इस तरह से रहेगा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन है तो वी कैन होल्ड इट ऑन द नीज आल्सो, वी कैन बेंड हिम ऑन द नीज आल्सो, जैसे थर्ड इमेज में आपको दिख रहा है। ये इमेज में देख सकते हो कि आप चिल्ड्रन अगर है तो हम लोग उसको इस तरह से वी कैन sit on a chair or anywhere we can sit, where which we can hold the particularly the children in such a way that the abdomen will lies on the knees of the first aider, so that there will be ultimately pressure on the abdomen. और हम लोग number of blows on a shoulder apply कर सकते हैं, number of blows उसको थोड़ा सा ऐसे थपथपा सकते हैं, जोर से थपथपा सकते हैं, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट है वो निकल जाएगा। मतलब the method will be different in case of adult, infant, चिल्ड्रन। समझ में आ रहा है? एडल्ट को ऐसे अपसाइड डाउन होल्ड कर सकते हैं क्या? क्या खली होना पड़ेगा उसके लिए? खली अगर है तो वो अपसाइड डाउन करके एडल्ट जो भी रहेगा उसको भी नंबर ऑफ ब्लो अप्लाई कर सकता है, कॉमन पर्सन के नॉट। समझ में आ रहा है? तो एडल्ट के लिए फर्स्ट मेथड रहेगा, वी कैन अप्लाई द नंबर ऑफ ब्लोज ऑन एब्डोमेन by holding a person from back side so that the aspirated object can be thrown out. In case of infant, in this way. ये सेकंड वाला जो मेथड होता है वो इन्फेंट के लिए होता है कि हम लोग इजीली उसको हैंड से हैंडल कर सकते हैं ना, अपसाइड डाउन जो भी है उसको ऐसे हम लोग वी कैन होल्ड इट, वी कैन होल्ड हिम अपसाइड डाउन एंड वी कैन अप्लाई द नंबर ऑफ ब्लोज। और चिल्ड्रन अगर है तो उसको भी हम लोग ये अपसाइड डाउन इससे बाय हैंड तो हम लोग नहीं कर सकते, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस और नीज सो दैट वी कैन होल्ड इट ऑन द इन्वर्टेड या बाय lay down on the abdomen, so that the abdomen will be lies on the knees of the first aider. इस तरह से उसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं बाई इन थर्ड पोजीशन केस ऑफ चिल्ड्रंस। तो डिपेंडिंग ऑन द चिल्ड्रन, इन्फेंट्स या एडल्ट है उसके हिसाब से पेशेंट, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ ब्लो अप्लाई करके, और वो जो हमारे पास टाइम है बहुत कम है, दैट डिपेंड्स के कंप्लीट एयरवे ब्लॉकेज है या पार्शियल एयरवे ब्लॉकेज है उसके हिसाब से। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। नेक्स्ट, कीप द पेशेंट वार्म, ये हम लोग कर सकते हैं, उसको कवर करके रखना है पेशेंट को ताकि बॉडी में हीट जो है बनी रहे। एंड हॉस्पिटलाइज द पेशेंट टू बी एज अर्ली एज पॉसिबल। फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है हमको ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ऑफ द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ही देते बैठना नहीं है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो पेशेंट विल गेट लूज, वी कैन लूज द पेशेंट। तो पैरेलली ये भी ध्यान रखना है कि हमको पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, और ड्यूरिंग विच वी हैव टू गिव दिस ऑल दिस प्रोसीजर वी कॉल अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी जो है ये कुछ रेफरेंस बुक का मैंने आपको दिया है एग्जाम्पल, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी बाय AK गुप्ता। जो लोगों ने बुक बैंक इशू किया है, बुक बैंक, उसमें आपको ये बाय डिफॉल्ट मिला होगा, येलो कलर का बुक है जिसपे लिखा होता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी बाय AK गुप्ता। ठीक है, उसके अलावा बाकी भी ये रेफरेंस बुक है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी बाय जफर एंड जफर, बेसिक ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी बाय अनीस अहमद सिद्दीकी, एंड हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी बाय गोयल एंड भट्ट। ये चार आपको, ये अगर हम लोग इसमें डिवाइड करना चाहे तो फर्स्ट वाला जो रहेगा आपका वो टेक्स्ट बुक रहेगा। क्या रहेगा? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक मतलब जिसमें ओवरऑल आपका मैक्सिमम 90% सिलेबस कवर होता है, दैट वी कॉल टेक्स्ट बुक। और उसके अलावा अगर आपको बाकी चीजें भी अगर फॉर एग्जांपल देखना है तो दैट वी कॉल अ रेफरेंस बुक। समझ में आ रहा है? टेक्स्ट बुक मतलब नॉर्मली हमारे डिप्लोमा में हम लोग टेक्स्ट बुक ही रेफर करते हैं, ज्यादा रेफरेंस बुक तो उतना नहीं करते, बट उसके अलावा जो पर्सन है जिनको या दो स्टूडेंट दोज हु वांट टू रेफर द एक्स्ट्रा थिंग्स or they want to refer the multiple books, so in that case we have other books also, health education community health HECP के other book भी है, जैसे जफर एंड जफर है, अनीस अहमद सिद्दीकी का है, या गोयल एंड भट्ट, ये सारे भी बुक्स अवेलेबल है हमारे लाइब्रेरी में। तो भी इसमें से बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बोला जो कि टेक्स्ट बुक है जिसमें 90 to 95% आपका सिलेबस कवर होता है, वो आपको ऑलरेडी बुक बैंक में दिया गया है। और जो आपको नोट्स अभी जो मैं प्रोवाइड करता हूँ मूडल में, वो भी मैं HECP ये वाला फर्स्ट बुक है उससे प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको जो दिक्कत ना जाए या वो फैमिलियर रहे, वो चीज जो नोट्स में दिखा वही बुक में दिखे तो आपको थोड़ा सा बहुत इजी होता है, पढ़ा हुआ रहेगा तो इजी रहेगा रिवाइज करने के लिए वगैरह। इसलिए मैं आपको ये फर्स्ट वाला ही आपको दे रहा हूं, नोट्स भी सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम लोग नेक्स्ट इमरजेंसी सिचुएशन देखने जा रहे हैं, दैट इज द स्नेक बाइट। ओके, स्नेक बाइट, एक्सक्यूज मी,
फर्स्ट वाला इमरजेंसी सिचुएशन था, दैट वाज द चोकिंग। वो क्या होता है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या चीजों से चोकिंग होता है, वो अभी हमने देखा, उसका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद में हाउ एग्जैक्टली टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ चोकिंग, वो भी हमने अभी जस्ट देखा पॉइंट वाइज। सो अकॉर्डिंगली इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन चोकिंग, व्हाट इज चोकिंग, या गिव द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ चोकिंग, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, स्नेक बाइट, नेक्स्ट इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जा सकता है, या इन दैट केस द कॉजलिटी मे बी इन अ डेंजर, या कॉजलिटी इज लाइफ मे बी इन अ डेंजर, दैट वी कॉल अ स्नेक बाइट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्नेक बाइट। या स्नेक बाइट इज वन ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन। अभी हम लोग देखेंगे कि देयर आर एक्चुअली आउट ऑफ 3,500 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो 3,500 स्पीसीज है स्नेक्स के, बट अमंग्स दीज ओनली द 250 स्नेक्स आर पॉइजनस, या 250 स्पीसीज आर पॉइजनस। तो ज्यादा खतरा किससे होता है, पॉइजनस स्नेक से होता है। जो नॉन पॉइजनस स्नेक है उससे अगर बाइट हो रहा है, सो देयर इज लेस इश्यूज, या डायरेक्टली लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ स्नेक बाइट डन by the poisonous species of the snake, in that case there may be a chances of the death of person। समझ में आ रहा है। तो उसमें से भी अगर हम लोग देखें, मतलब कि 3,500 species of snakes are there, amongst which 250 are poisonous, and mainly 3 types of medically important poisonous snakes are, for example, first रहेगा कोबरा, वाइपर एंड सी स्नेक्स। मतलब मेडिकली इंपॉर्टेंट इसको इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉइजनिंग, मोस्ट ऑफ जो पर्टिकुलरली जो पॉइजनिंग है स्नेक बाइट की वजह से, ये 3 तरह के स्नेक्स से होता है, ठीक है, कोबरा, वाइपर्स एंड सी स्नेक्स, विच क्रिएट द कॉम्प्लिकेशंस। एंड मेडिकली इंपॉर्टेंट इसलिए बोला गया कि इसके अगेंस्ट में एंटीडोट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। ये एज पर योर सिलेबस वी हैव टू सी अबाउट 3 स्पीसीज ऑफ द particularly 3 species of the snake we call cobra, vipers and sea snakes. One by one हम लोग देखेंगे। First we see what are cobras. Cobras, actually the venom of cobra is neurotoxic. Cobra आप देख सकते हो, डर के जाने की जरूरत नहीं है, it is an image, ठीक है। कोबरा we call king cobra, ठीक है। ये क्या होता है, इसका वेनम न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसका जो पॉइजन है, वेनम मतलब कि पॉइजन, जहर, ओके। So venom of this cobra is neurotoxic. Neurotoxic मतलब डायरेक्टली नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है। नर्वस सिस्टम, इट विल बी एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम इज अ मेजर सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, मेजर सिस्टम है, मास्टर कंट्रोलिंग सिस्टम है, उसके ऊपर डायरेक्टली एक्ट करता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, किंग कोबरा का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। पानी नहीं मांगता है मतलब क्या, उतना टाइम ही नहीं होता है पानी मांगने के लिए। और दूसरी बात, वो डसने के बाद में बहुत जल्दी इसका इफेक्ट होता है, न्यूरोटॉक्सिक। जैसे सेंसेशन, किसी ने आपको पिनअप किया तो कैसे पता चलता है, लाइक इन सेम वे, इन दैट वे द पॉइजन विल गेट स्प्रेड इन दैट फास्ट वे, दैट वी कॉल न्यूरोटॉक्सिक। उसको क्या बोला जाता है, न्यूरोटॉक्सिक। तो इसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ पॉइजन विल गेट एंटर ड्यू टू द स्नेक बाइट इनटू द स्किन। स्नेक बाइट होने की वजह से कितना अमाउंट ऑफ पॉइजन एंटर किया है इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट थ्रू द स्किन, उसके ऊपर डिपेंड करता है, या हाउ इट रीचेस टू द नर्वस सिस्टम, हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक टू रीच द नर्वस सिस्टम, उसके हिसाब से ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। न्यूरोटॉक्सिक है, नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहा है, इसका मतलब पेशेंट फील्स, ये सब सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट के। पेशेंट फील स्लीपी, उसको नींद आने जैसे लगेंगे, वीकनेस लगेगा, लेग्स आर बीइंग ग्रेजुअली पैरालाइज, मतलब ऐसा लगेगा कि पैर जो है पूरे ढीले पड़ गए, उसको चलना नहीं आएगा, ठीक है। पैरालिसिस में कैसे होता है, लाइक इन सेम पे, लेग्स, लोअर लेग्स बिकम पैरालाइज। एक्सेसिव सलाइवेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब उसके मुंह से जो है वो सलाइवा आना स्टार्ट हो जाएगा, वॉमिटिंग हो सकता है। एंड ड्यू टू द पैरालिसिस, टंग, फेरिंग्स, these all will become, yeah, there is a difficulty in swallowing. पैरालिसिस होने की वजह से टंग भी पैरालाइज हो जाएगी, फेरिंग्स भी पैरालाइज हो जाएगी, तो उसको सॉलोइंग करते नहीं आएगा, उसको बात करना नहीं आएगा, हो सकता है कोमा में जाए या रेस्पिरेशन सीजेस, क्योंकि लैरिंग्स जो है वो पैरालाइज होते जा रहे हैं। ओवरऑल बॉडी विल गेट पैरालाइज एंड हार्ट स्टॉप्स, हार्ट भी काम करना बंद करेगा, बिकॉज नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। नर्वस सिस्टम विल कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ठीक है, सॉलिड, ये सारी चीजें। हेलो, चला सर, चला चला मग, हळू जायला लागलं,
ये कौन है ये अनम्यूट? We'll take a serious action on these people, huh? Be cautious. हाँ, सो ऑल दीज आर अबाउट दी कोबरा, मतलब तीनों स्नेक्स में से हम लोग एक देख रहे हैं, दैट इज द कोबरा। उसका जो पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, और उसके जो सिम्टम्स रहेंगे, अगर सपोज स्नेक बाइट ड्यू टू द कोबरा हुआ, इन दैट केस दैट कॉजलिटी और दैट पेशेंट विल शो द स्लीपी, फील स्लीपी, वीकनेस उसको आएगा, लेग्स पैरालाइज हो जाएंगे, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, वोमिटिंग हो सकता है, या ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द टंग एंड फेरिंग्स देयर इज अ डिफिकल्टी इन swallowing, swallowing करते नहीं आएगा उसको, स्पीच बात करते भी नहीं आएगा, कोमा में जा सकता है, रेस्पिरेशन सीजेस और हार्ट स्टॉप में लीड्स टू द डेथ। ऐसे अगर सिम्टम्स लग रहे हैं तो हो सकता है कि देयर मे बी ए चांसेस ऑफ, लेट मी सी, अयाज, अयाज बागवान, बोलिए सर। आपने अनम्यूट क्यों करके रखा है? सर वो गलती से हो गया, रुकिए 1 मिनट। क्या गलती से हो गया? मैं आपको गलती से भी यहां से लेक्चर से रिमूव कर रहा हूं, गोइंग टू डिस्टर्ब ऑल द लेक्चर। समझ में आया? अयाज, मैं आपको अभी यहां से रिमूव कर रहा हूं लेक्चर में से। Okay, so we were discussing about this cobra snake and the symptoms of this cobra snake bite. ठीक है, अभी ये सिम्टम्स क्यों जरूरी है देखना? सिम्टम्स क्यों जरूरी है? ताकि जैसे फॉर एग्जांपल कभी अगर स्नेक बाइट हुआ और हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट किया तो डॉक्टर पूछते हैं वो स्नेक कैसा था। समझ में आया? कैसा था वो स्नेक, मतलब वो उसका या सिम्टम्स से कुछ पता चलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ स्नेक बाइट इज देयर। आइदर देयर इज अ स्नेक बाइट ड्यू टू द कोबरा स्नेक और वाइपर और स्नेक सी स्नेक, इसमें से कौन से स्नेक की वजह से बाइट हुआ है, किसका बाइट हुआ एग्जैक्टली, या उसके हिसाब से न्यूरोटॉक्सिक जो पॉइजन हो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट या एंटीडोट्स अवेलेबल रहेंगे वो दिया जाएगा। इसके लिए पूछते हैं फिजिशियन या डॉक्टर, पूछते हैं कि कैसा था वो, ठीक है, स्नेक कैसा था, आपने देखा क्या उसको? तो आप क्या बोलते हो? हाँ हमने देखा है। या पेशेंट क्या बोलेगा? हाँ मैंने देखा, उसके साथ सेल्फी भी ली है, अच्छा था, क्यूट, स्मार्ट, ऐसे बोलेगा। हाँ, फिर वो क्या डॉक्टर क्या बोलेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा है, दे दो, मुझे भी शेयर करो, मुझे भी व्हाट्सएप पे वो आपकी सेल्फी शेयर करो ताकि मैं भी मेरे क्लिनिक में लगाता हूं। समझ में आया? ऐसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों पूछेगा डॉक्टर आपको? ताकि उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाए। एक तो सिम्टम से डॉक्टर को पता चल जाएगा, इन एडिशन टू दैट डॉक्टर विल टेक द हिस्ट्री आल्सो। वो पूछेगा कि कैसा था स्नेक, उससे पता चलेगा कि अगर वो कोबरा था या इट में बी अ वाइपर और सी स्नेक्स, उसके हिसाब से एंटीडोट स्पेसिफिक दिया जाता है। समझ में आया? तो उसके लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट, वाइपर्स। वाइपर का जो वेनम होता है, वाइपर का हम लोग चलो इसका इमेज देख लेंगे। दीज आर द वाइपर स्नेक्स। वाइपर्स का जो वेनम होता है वो वैस्कुलोटॉक्सिक होता है। सॉरी, वैस्कुलोटॉक्सिक, वैस्कुलोटॉक्सिक मतलब जो ब्लड वेसल्स के ऊपर नॉर्मली इसका इफेक्ट हो। जैसे अभी हमने देखा न्यूरोटॉक्सिक, कोबरा स्नेक वेनम इज न्यूरोटॉक्सिक, मतलब नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है। नाउ दिस इज द वाइपर स्नेक वेनम इज टॉक्सिक टू द वैस्कुलोटॉक्सिक, या वी आर कॉलिंग वैस्कुलोटॉक्सिक मतलब वेसल्स, वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला किस पे एक्ट कर रहा था? नर्वस सिस्टम के ऊपर, ये वाला सर्कुलेटरी सिस्टम पे एक्ट करता है। तो इसमें क्या होगा नॉर्मली, अगर सपोज वाइपर स्नेक की वजह से बाइट हुआ है तो जो बीटन एरिया है विल गेट सॉलोड। अभी इसके सिम्टम्स हम लोग देख रहे हैं, बीटन एरिया जहां पे बाइट हुआ है वो सॉलो हो जाएगा, मतलब स्वेलिंग आ जाएगा वहां पे, स्वेलन, पेनफुल, दर्द भी होगा। उसके बाद में एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायलेशन ऑफ पिपिल्स एंड कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट बेहोश हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर रेजेस, उसका फीवर, ऐसा लगेगा कि उसको फीवर आया है, या बॉडी टेम्परेचर रेज मतलब फीवर ही रहेगा। हीमोरेज ऑफ द गम मतलब ब्लीडिंग होगा।
एज इट इज वैस्कुलोटॉक्सिक तो ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, इसलिए हीमोरेज मतलब ब्लीडिंग ऑफ द गम हो सकता है, ब्लीडिंग इन अदर साइड्स आल्सो, ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ बाइट आल्सो, जहां पे स्नेक बाइट हुआ है वहां पर भी ब्लीडिंग हो सकता है। डेथ ऑकर ड्यू टू द एक्सेसिव शॉक और हीमोरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो जो डेथ होगा वो ब्लड लॉस की वजह से होगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग, दैट डिपेंड्स। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गया है सो इन दैट केस देयर मे बी चांसेस ऑफ द डेथ, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। एक्सटर्नल ब्लीडिंग, अगर स्किन के ऊपर वगैरह ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग उसको रोक सकते हैं बाय जस्ट अप्लाइंग अ प्रेशर ऑन द स्किन, फर्म प्रेशर अप्लाई करके रोक सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए तो कैसे रोकेंगे? तो ये इन केस ऑफ इन दिस स्नेक बाइट, वाइपर्स के अगर स्नेक बाइट हुआ है तो ब्लीडिंग इंटरनली भी हो सकता है, और इंटरनल ब्लीडिंग इज मच कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो सकता है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट और अ कॉजलिटी शोन व्हेन देयर इज अ से snake bite by the viper snake, because the venom of the viper snake is vasculotoxic. Next, sea snakes. Sea snakes का जो these are the images, third image जो है वो sea snakes का है. Now the image of the sea snakes, sorry, the venom of the sea snakes is myotoxic. Myotoxic मतलब मसल्स के ऊपर एक्ट करता है, या विल कॉजेज टॉक्सिसिटी टू द मसल्स। समझ में आया? फर्स्ट वाला होता है न्यूरोटॉक्सिक by the cobra, by the vipers vasculotoxic, by the sea snakes it's a myotoxic. Myotoxic मतलब कि मसल्स के ऊपर नॉर्मली उसका इफेक्ट होता है। So early symptoms are similar to the cobra bite, लेकिन other include the myalgia. Myalgia मतलब मसल पेन, मायोग्लोबिन यूरिया, चलो मायोग्लोबिन यूरिया मतलब हीमोग्लोबिन या प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाएगा यूरिन में, पैरालिसिस ऑफ लिम्स एंड सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन स्टॉप हो सकता है, सांस लेने में उसको तकलीफ होगी, एज वेल एज विल गेट स्टॉप इट्स रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगा। सो दीज आर द सिम्टम्स फॉर सी स्नेक बाइट, कॉजलिटी शोन बाय सी स्नेक बाइट। ये हो गया थर्ड टाइप का स्नेक। अभी हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। अभी जो नॉर्मली जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, जैसे हमने देखा उसका क्या रहेगा, कैसे दिखते हैं, एज वेल एज व्हाट आर द टाइप ऑफ वेनम दे आर प्रोड्यूसिंग। Now we are moving toward the next point, that is the most important point, first aid treatment of the snake bite. Snake bite हुआ है तो फिर उसका first aid treatment क्या रहेगा? उसमें first point रहेगा that assure the patient, definitely snake bite से तो patient तो घबरा जाएगा, causality घबरा जाएगा, तो उसके लिए first aider जो रहेगा उसने क्या करना है, patient को assure करना है, person को assure करना है कि तुझे कुछ नहीं होगा, we will handle all these things. Next, apply the firm pressure over the bitten area टू डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन। जहां पे बीटन एरिया है, जहां पे एग्जैक्टली स्नेक बाइट हुआ है, तो वहां पे प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। प्रेशर अप्लाई करने के लिए रीजन या 2 वजह से हम लोग उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे। एक तो जो वहां का जो ब्लीडिंग है, अगर सपोज ऊज आउट हो रहा है तो पॉइजन निकल जाएगा। जहां पे स्नेक बाइट हुआ है तो जो भी अनएब्जॉर्बेबल पॉइजन रहेगा वो फर्म प्रेशर अप्लाई करने की वजह से बाहर आ जाएगा, ब्लड के साथ पॉइजन बाहर आ जाएगा, तो वो जाएगा नहीं बॉडी के अंदर। और दूसरा, वो एरिया रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि वहां से ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ताकि पॉइजन विल नॉट गेटिंग स्प्रेड इनटू द बॉडी इटसेल्फ, या अदर पार्ट में पॉइजन जल्दी से स्प्रेड नहीं होगा। तो हम लोग इसमें टाइम बढ़ा सकते हैं टू शिफ्ट द पेशेंट टू द पेशेंट हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में जाने के लिए हम लोग हमारे पास टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर हमने ये उसको अगर फर्म प्रेशर अप्लाई किया होना बीटन एरिया तो। नेक्स्ट, अप्लाई द ब्रॉड फर्म बैंडेज अराउंड द लिम्स और अ बीटन एरिया, ठीक है, या टाइट इनफ। अभी यहाँ पे हमको एक ट्रॉन्केट अप्लाई करना है सुपरफिशियली। अभी ट्रॉन्केट मतलब एक लाइक टाई करना है। वी हैव टू टेक अ रोप, वी कैन टेक अ पीस ऑफ पेपर या रिबन ऑफ द क्लॉथ, इस तरह के हमको जो टाइंग मटेरियल जिस तरह से होता है इस तरह से हमको टाई करना है। कहां पर? जहां पे बीटन एरिया है उससे थोड़ा ऊपर। समझ में आ रहा है? और नॉर्मली जो स्नेक बाइट का बीटन एरिया होता है वो मिडिल बॉडी पार्ट है उसमें नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो स्नेक बाइट होगा, मोस्ट ऑफ द साइट, प्रोमिनेंट साइट फॉर स्नेक बाइट्स आर लिम्स, जैसे कि लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स है, हैंड्स एंड लेग्स, ये हो गया, या फिर फेशियल रीजन या हेड नेक रीजन, ये मेजर साइट है स्नेक बाइट के। इसके अलावा जो मिडिल वाला जो बॉडी पोर्शन अपना होता है, लाइक इट में भी थोरैको या थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये वाला जो पार्ट होता है, इसमें नॉर्मली स्नेक बाइट के चांसेस बहुत कम होते हैं, लाइक 5% और लेस देन 5% चांसेस, लेकिन 95% चांसेस है कि लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज में स्नेक बाइट होता है।
और वहां पे हम लोग ट्रॉन्केट या एक टाई ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देख लो, आपको इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ पे फर्म प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वहां पे अगर स्नेक बाइट हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा टाइंग मटेरियल यहाँ पे अपर साइड में टाई कर देंगे। दिख रहा है जैसे मैंने आपको हाईलाइट किया है रेड इसमें, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो टाई कर देंगे। मे बी इट में बी योर टाई, मे बी इट में बी रोप, इट में बी रिबन, इट में बी वायर, व्हाटएवर जो भी है, थोड़ा सा टाइंग मटेरियल हमारे पास अरेंज करके हम उसको टाई कर देंगे। क्यों? ताकि पॉइजन जो है वो अपर या ब्लीडिंग ब्लड फ्लो इस तरह से कम हो जाए, इस डायरेक्शन में कम हो जाए। अपर साइड ऑफ बॉडी या जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है उसमें ब्लड फ्लो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए, और ब्लड फ्लो लिमिटेड होगा तो पॉइजन का स्प्रेडिंग भी लिमिटेड हो जाएगा, या हम लोग इसमें पॉइजन को स्प्रेड होने से बचा रहे हैं बाय टाइंग सम ऑफ द ट्रॉन्केट। समझ आ रहा है? ये हो गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद में इमोबिलाइज करना है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में इमोबिलाइज करना है। इमोबिलाइज मतलब के इट्स रेस्ट्रिक्शन टू इट्स मूवमेंट। जो भी बिटन एरिया है उसका मूवमेंट कम करेंगे। मूवमेंट कम करने का प्राइमरी एम तो ये रहेगा कि अगर मूवमेंट बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो पॉइजन रैपिडली स्प्रेड होगा। तो हमको यहाँ पे पॉइजनिंग का स्प्रेडिंग क्या करना है, कम करना है, इसके लिए इमोबिलाइज कर दिया जाएगा। इमोबिलाइज में मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है लाइक अम्ब्रेला इज देयर, या वुडन स्टिक, वुडन प्लैंक, या वुडन प्लेट, या जो भी ऐसा रिजिड ऑब्जेक्ट रहता है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो उस केस में इन दैट केस बाय दिस वे वी कैन टाई अप, वी कैन इमोबिलाइज द लिम्स। तो इसकी वजह से मूवमेंट कम होगा, और मूवमेंट कम होगा तो ब्लड फ्लो भी कम रहेगा, ब्लड फ्लो कम तो पॉइजन भी कम रेट से स्प्रेड होगा, ताकि हम लोग सेफ पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं, कॉजलिटी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो वन ऑफ द पॉइंट इन केस ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ द स्नेक बाइट इज इमोबिलाइज द जॉइंट, सॉरी इमोबिलाइज द लिम्स या बिटन एरिया, उसको मिनिमाइज करना है मूवमेंट को। इसलिए हम लोग उसका जो भी रिजिड मटेरियल रहेगा, जो भी अवेलेबल है उसके साथ उसको टाइप कर दिया। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस वी कैन टाई वन लेग टू द अनदर लेग, ठीक है, ताकि जो मूवमेंट कम हो जाए। लेकिन वन लेग वी आर टाइंग टू अनदर लेग तो पर्सन इज अनेबल टू वॉक, उसको वॉकिंग करना नहीं है, वैसे भी वॉकिंग करने देना नहीं है उसको, वॉकिंग रनिंग ये सब करने नहीं देना है। इफ यू आर अ फर्स्ट एडर अवेलेबल ओवर देयर, ठीक है, उसको कैसे भी पिकअप करके लेके आना है ताकि मूवमेंट कम हो। अगर वो वॉक करता है, रन करता है तो बहुत ज्यादा फास्ट रेट से ब्लड फ्लो होगा, बहुत ज्यादा रेट से पॉइजन स्प्रेड होगा। तो ये भी हमको उसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। वी हैव टू कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट अभी ये है कि क्रॉस इंसिजन टू बी मेड, मतलब जो बीटन एरिया है वहां पे कट किया जाएगा, वी कॉल क्रॉस इंसिजन, कट किया जाएगा। वो उसका डायमेंशन है कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 0.5 सेंटीमीटर डेप्थ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं? ये बिटन एरिया में जहां पर भी हमने अगर जहां पे एग्जैक्टली स्नेक बाइट हुआ है तो वो एरिया या पर्टिकुलरली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इफ यू आर गिविंग अ कट और इंसिजन, या वहां पे शार्प ऑब्जेक्ट से, ब्लेड से बोलो, लेकिन वो सेफ होना चाहिए, ठीक है, या ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास या कोई एक शार्प ऑब्जेक्ट अगर आपको मिल जाए वहां पर तो उससे आपको इंसिजन करना है, मतलब कट करना है वो एरिया में जहां पे एग्जैक्टली स्नेक बाइट हुआ है। तो इससे क्या होगा, वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, और ब्लीडिंग होने की वजह से वहां पे पॉइजन जो है वॉश आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी द पॉइजन विल गेट वॉश आउट विद द ब्लड। उसके लिए हमको वहां पे क्रॉस इंसिजन या कट करना है, और उसका डेप्थ भी है, डेप्थ टू बी मिनिमम या जो भी है रिक्वायर्ड होना चाहिए 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 0.5 सेंटीमीटर डेप्थ, गहरा, क्योंकि उससे ज्यादा अगर हम लोग उसको कट करते तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा। तो पॉइजन की वजह से तो पेशेंट जाएगा नहीं जाएगा मालूम नहीं, लेकिन ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से खत्म हो जाएगा पेशेंट। इसलिए ध्यान में रखना है फॉर दैट, एंड इट इज टू बी डन टू वॉश आउट दी पॉइजन। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल ड्रेनेज ऑफ द ब्लड द लिम्ब शुड बी डन बाय यूजिंग द ग्लास और रबर सक्शन बल्ब फॉर एटलीस्ट 1 आवर। अगर रबर बल्ब वगैरह है तो हम वहां पे उसको पॉइजन को सक कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है इमेज के अंदर। तो रबर बल्ब जो हम लोग नॉर्मली पिपेट वगैरह को लगाते देखिए, इस तरह का अगर अवेलेबल है तो नो प्रॉब्लम, नहीं है तो जस्ट द बीटन एरिया पे प्रेशर भी अप्लाई किया तो वहां से भी ऊजिंग आउट होता है ब्लड, ठीक है, या अगर कट किया तो वहां से भी वॉश आउट होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड। ब्लीडिंग अगर हो गया वहां पर, इसका मतलब पॉइजन वॉश आउट होना स्टार्ट हो गया है। समझ में आ रहा है? तो दिस कैन बी डन। लेकिन आप देखते हो मूवीज वगैरह में, जहां पे जैसे पुराने मूवीज में दिखता था, जहां पे स्नेक बाइट वगैरह हो गया तो कोई एक पर्सन है जो बाय माउथ ही इज बीइंग सकिंग अ पॉइजन फ्रॉम द साइट ऑफ बाइट एंड ही इज थ्रोइंग आउट। समझ में आ रहा है? आपने देखा होगा कई मूवीज में ये नॉर्मली देखा जाता था कि अगर एक पर्सन को स्नेक बाइट हुआ, किसी को स्नेक बाइट हो गया है, तो दूसरा पर्सन जो भी पर्सन होता था वो स्नेक बाइट के साइड पे माउथ से सक करके पॉइजन रिमूव करता था
एंड इट इज बीइंग स्पिटिंग आउट, लेकिन ये बहुत डेंजर है, दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। उसकी वजह से क्या होता है, पॉइजन तो वो पेशेंट के बॉडी से निकलेगा, नो डाउट निकलेगा, नहीं निकलेगा चलो ठीक है, वो तो सेकेंडरी बात है, लेकिन वो पॉइजन जो है वो इसके जो पर्सन सक कर रहा है बाय माउथ कैविटी, वो उसके माउथ में जाकर के ओरल कैविटी से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब उसको पॉइजनिंग हो जाएगा, ये तो श्योर रहेगा। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ऐसा कुछ रबर बल्ब है जिससे को आप सक कर सकते हो विदाउट अ माउथ, तो उस केस में हम लोग उसको सक करके पॉइजन रिमूव कर सकते हैं। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट इन अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ द स्नेक बाइट। उसके बाद में क्लीन द वाउंड, जहां पे बिटन एरिया उसको क्लीन कर सकते हैं बाय द सलाइन सॉल्यूशन और बाय द सेफ वाटर एंड कवर विद द स्टेराइल ड्रेसिंग। नेक्स्ट, patient should be shifted to the hospital as early as possible where with the anti-snake venom can be, anti-snake serum venom, yeah, anti-snake venom can be administered. It will be in the dose of 20 ml given IV intravenously immediately after the sensitivity test. ठीक है, मतलब जो अभी इसके लिए मैंने बोला आपको डॉक्टर्स पूछते हैं कि कैसा था स्नेक्स, वो सब चीजें, तो उसके हिसाब से पर्टिकुलरली एंटी वेनम्स आर अवेलेबल। वी नो स्नेक हैव अ पॉइजन्स, स्नेक्स हैव अ पॉइजन एंड पॉइजन किल्स पॉइजन, जहर ही जहर को मारता है, ये आपने सुना होगा। तो इसलिए क्या होता है, वो जो आप डिस्कवरी पे भी देखते होगे कि पॉइजन कलेक्ट किया जाता है पर्टिकुलरली स्नेक से, और उसको ऑल्टर करके उसका उसी का एंटीडोट बनाया जाता है। मतलब अगर सपोज स्नेक बाइट हुआ है पर्टिकुलरली बाय द पॉइजनस स्नेक, और उसी स्नेक का अगर एंटीवेनम बनाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, पॉइजन को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आ रहा है? मतलब हमने एंटी स्नेक वेनम एडमिनिस्ट्रेट किया, ये दवाई के फॉर्म में रहेगा जो नॉर्मली हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसके लिए भी पहले सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है और आइडेंटिटी हिस्ट्री लिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एंटी स्नेक वेनम पर्टिकुलर एंटी वेनम दिया जाएगा और ये एंटीडोट्स रहेगा, मतलब पॉइजन को जो न्यूट्रलाइज करता है, दैट वी कॉल एंटीडोट्स। तो ये भी एक पॉइजन ही होता है एंटी स्नेक वेनम, जो नॉर्मली आप देखते हो, जैसे मैंने बोला कि डिस्कवरी पे आप देखते हो कि स्नेक से जो पॉइजन कलेक्ट किया जाता है और उसका यूज क्या रहेगा, उसी से उसका एंटीडोट बनाया जाता है। पॉइजन किल्स पॉइजन, जहर ही जहर को मारता है। ऑन दैट बेसिस दीज एंटी स्नेक वेनम्स आर वर्किंग। समझ में आया? तो पर्टिकुलर एंटी स्नेक वेनम दिया तो इमीडिएटली क्या होगा, वो पॉइजन जो भी स्नेक बाइट की वजह से हुआ है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस कैन अगेन बी डन बाय द फिजिशियन, और ये मेडिकल हेल्प या मेडिकल पर्सन कर सकते हैं। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्नेक बाइट, दिस इज ऑल अबाउट द स्नेक बाइट। तो ये हमने आज दो इमरजेंसी सिचुएशन देखे इन केस ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट वन वाज चोकिंग एंड सेकंड वन वाज एक्चुअली अ स्नेक बाइट। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो इमरजेंसी सिचुएशन देखे हैं। सो आज के लिए यही इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम मे बी टुमारो, सॉरी, बिकॉज